हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे डेली आप लोग क्या करते हो, आप लोग लगाते हो एक सेट। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग एक और सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो औरंगजेब से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लो। औरंगजेब जहांगीर का उत्तराधिकारी था। दूसरा है, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। ठीक है। तीसरा है, औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करवाया था। और चौथा है, 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। आपका सही आंसर होगा ए, यानी सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब जहांगीर का उत्तराधिकारी था। तो मैं बता दूं, औरंगजेब जहांगीर का नहीं बल्कि शाहजहां का उत्तराधिकारी था। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा है, 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु अर्जुन देव का नहीं बल्कि किसका हत्या करवाया था, तेग बहादुर का। ठीक है, तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु और इनका हत्या करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऐसे भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि अर्जुन देव और औरंगजेब ओ को साथ में मत रखना। ठीक है, अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था, जहांगीर ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक ग्रंथों में से किसमें शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहां से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है मत्स्य पुराण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब देश का यात्री अल मसूदी निम्न में से किस भारतीय राजा के दरबार में आया था। अल मसूदी किस भारतीय राजा के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, यह आया था इंद्र तृतीय के दरबार में। किसके दरबार में, इंद्र तृतीय के दरबार में। और ये एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति पुराण की रचना निम्न में से किस कवि ने किया है। शांति पुराण, ये टर्म आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। शांति पुराण, इसकी रचना किसने की थी। तो इसका रचना किया गया था पौन्य के द्वारा। किसके द्वारा, पौन्य के द्वारा। और ये कृष्ण तृतीय के दरबार में था। ये कृष्ण तृतीय का राज कवि था। ठीक है। और कृष्ण तृतीय भी आपका राष्ट्रकूट वंश का ही राजा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत में लड़े प्रमुख युद्धों में से अंतिम युद्ध कब लड़ा था। मोहम्मद गौरी ने भारत में जो युद्ध लड़ा उसका अंतिम युद्ध भारत में कौन सा रहा, कब का। तो यह 1205 ईस्वी का। ठीक है, 1205 ईस्वी का युद्ध जो था वह मोहम्मद गौरी के लिए अंतिम युद्ध रहा, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। गौरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद भी होगा। 1191 में इनका लड़ाई जो है वह किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और मोहम्मद गौरी हार गए। ठीक है, इसको कौन सा युद्ध बोलते हैं, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध ये था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद एक और युद्ध है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1194, ये था चंदावर का युद्ध। ठीक है, जो जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद हार गया, उसके बाद जयचंद को मार दिया गया था गौरी के द्वारा। जबकि जब तराइन का युद्ध हो रहा था तो जयचंद ने साथ दिया था किसका, मोहम्मद गौरी का। जयचंद कौन था, आपको याद है कौन था जयचंद। तो जयचंद था जिसकी बेटी को लेकर पृथ्वीराज चौहान भागे थे। ठीक है, उसी का नाम था जयचंद। ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के फ्रेंड हुआ करते थे और उसके बेटी को लेकर ये भाग गया था। तो ये सारे स्टोरी हैं, आपने अगर सीरियल देखा होगा तो आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो 1194 में ये युद्ध हुआ। उसके बाद 1205 में जो अंतिम युद्ध हुआ इनका वो किसके खिलाफ था, वो खोखर के खिलाफ था। खोखर यहाँ का एक बोल सकते हो ट्राइब है। ठीक है, तो ये 1205 में देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, 1194 में ये वापस चला गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है ये वापस चला गया और इसका अपना कोई औलाद था नहीं, तो ऐबक को यहाँ पर देख रेख के लिए रखा गया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना।
उसके बाद 1205 में ये दोबारा आया, दोबारा आकर जो खोखर थे, ठीक है, उनको पूरी तरह से पराजित कर दिया। और जब ये 1205 के बाद 1206 में वापस जा रहे थे, ठीक है, तो वहीं पर इनका रास्ते में ही हत्या कर दिया गया था। तो ये इनका अंतिम समय था और 1205 का अंतिम अभियान भारत में था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? जल्दी बताओ किसको दी गई थी? तो ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। लाखों का दान करने वाले को लाख बख्श कहा जाता है और ये उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया जो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और फिर फांसी की सजा दी गई थी? चापेकर बंधुओं को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया था? जल्दी बताओ क्या था उनका जुर्म? तो उनका जुर्म था प्लेग कमिश्नर रैंड पर उन्होंने हमला किया था, ठीक है। और ये चापेकर बंधु जो हैं ये टोटल 3 भाई थे। कौन कौन? दामोदर चापेकर, बालकृष्णन चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक एक करके तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेर-ए कश्मीर के उपनाम से निम्न में से किस नेता को जाना जाता है? शेर-ए कश्मीर, शेर-ए कश्मीर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर-ए कश्मीर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी उच्च न्यायालय को कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं जिसमें से मौलिक अधिकारों की रक्षा भी है। बताएं किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है? आप जानते हो जितने भी कोर्ट्स हैं सबके पास 2 तरह के पावर हैं, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा एपलेट क्षेत्राधिकार, ठीक है। यानी सेकेंडरी कैटेगरी में कौन आता है? जो अपील होके जाता है, और पहला है जो खुद वहीं पर वो केस लिया जाता है, ठीक है। और खुद लिए जाने वाले यानी प्राइमरी सेक्टर में एक है आपका मौलिक अधिकार का रक्षा, ठीक है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के तहत? यह है अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक के लिए निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का जो मीटिंग होता है या उनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता हैं उनका मीटिंग होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉकस। क्या कहा जाता है? कॉकस कहा जाता है। एक और टर्म आपको दिख रहा है लैम डक सेशन। ये क्या होता है? लैम डक सेशन। लैम डक सेशन क्या होता है? देखो, एक विधानमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया, दूसरा विधानमंडल का कार्यकाल शुरू होना है। ध्यान से सुनो, एक विधानमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया और दूसरा शुरू होना है। इसके बीच का जो समय है, इस समय में अगर कोई भी सेशन लगा तो उस सेशन को कहा जाएगा लैम डक सेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीड़ी बनाने के लिए किस पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो ये भी मैंने करा रखा है आपको, जल्दी बताओ कौन सा पत्ता है वो है तेंदू का पत्ता। बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इन चारों स्थानों में से बताना है सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कटनी बहुत ही फेमस है। कटनी एमपी में है और ये सीमेंट के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैजुराइना एक क्या है? कैजुराइना, कैजुराइना एक क्या है? तो कैजुराइना एक मरुदभीत यानी जीरोफाइट है। क्या है कैजुराइना? कैजुराइना, तो कैजुराइना एक जीरोफाइट प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए जो जनरली पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी आपको बताया न्यूक्लियस से बाहर ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो न्यूक्लियस से बाहर ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा। जनरल डिपोजिशन जो इनका होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस, लेकिन कुछ अमाउंट में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। तो जो रेशा होता है सूती रेशा, ये क्या है? ये आपको बताना है। क्या है? तो ये है बीजों के अधिचर्मी रेशे। क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रेशे, यही हैं सूती रेशे यानी कॉटन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह किसने कहा था? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? यह स्टेटमेंट किसका है? देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका स्टेटमेंट है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अच्छा, मैच करना है आपको। तो पहला कॉलम में क्या दिया हुआ है? पहला कॉलम में एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। और दूसरा कॉलम है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और विटामिन सी। तो अब आपको इसमें मैच करना है, जल्दी से मैच करो और बताओ कौन सा होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? देखो, चलो एक तरफ से मैच करके देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? ये होता है विटामिन सी से संबंधित है, ठीक है। और क्लोरोफिल, ये तो सभी को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और सी है आपका कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड के कारण क्या होता है? कैरोटीनॉइड एक तरह का पिगमेंट बोल सकते हो, ठीक है। प्लांट्स में ये कलर भी देता है और ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। तो आपका दूसरा हो जाएगा। और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ये एक तरह का एंजाइम है, तो आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? पशु प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पशु प्रोटीन में सारे अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं, ठीक है। जितना भी जरूरी होता है एमिनो एसिड का, सारा उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण जो है यह किसके लिए है? यह है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। ऐसे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का प्रेजेंस है या नहीं है, उसके लिए हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? सुंदरी पेड़ जो है यह कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? यह मैंग्रोव वनों में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना डैश किस्तों में नगद लाभ प्रदान करती है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कितने रुपयों की कितने किस्तों में लाभ प्रदान करती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा डी, ठीक है। 5,000 की 3 किस्तों में नगद लाभ प्रदान करती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहला किस्त जो है वह 1,000 का होता है, ठीक है। और दूसरा किस्त 2,000 का और फिर तीसरा किस्त 2,000 का, ठीक है। पहला किस्त कब दिया जाता है? जब कोई महिला रजिस्टर करवाती है, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ शायद 1 महीना के दौरान, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र सब में, तो उनको 1,000 रुपये दिया जाता है। फिर 2,000 कब दिया जाता है? जब उनका प्रेगनेंसी जो है वह 6 मंथ का हो जाता है, तो उनको 2,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब 2,000 दिया जाता है। तो टोटल 5,000 का उनको लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, किस राज्य में स्थित है रिहंद बांध? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं जगह का बात करूं तो सोनभद्र इलाके में, ठीक है, ये रिहंद बांध है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको मैंने आपको बता रखा है, जल्दी बताओ दूसरा नाम क्या है, अगर किसी को आता है तो जल्दी से बताओ दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये रिहंद बांध ही है, इसी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं समवर्ती सूची में आती है? जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी वैसी वस्तुएं हैं जो समवर्ती सूची में आती है? तो समवर्ती सूची में व्यापार संघ आता है। कौन सा? व्यापार संघ, ठीक है, ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या है? अगर आप भारत में बात करोगे तो बंदरगाहों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो बंदरगाह है वह कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसको कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? इसको 1993 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत की श्रेणी क्या है? चावल उत्पादन में भारत की श्रेणी क्या है? तो चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है चीन। ठीक है, दूसरे स्थान पे है भारत। और अगर भारत में हम लोग बात करेंगे राज्यों का, तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान पे है वेस्ट बंगाल और दूसरे स्थान पे है यूपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में विभागीय संबंधित अस्थायी समितियां संसद में स्थापित की गई? विभागीय संबंधित अस्थायी समितियां संसद में स्थापित की गई थी। कब? कब की गई थी? तो ये क्या गया था? 1993 में। कब क्या गया था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग को कौन प्रारंभ कर सकता है? राष्ट्रपति के महाभियोग को कौन प्रारंभ कर सकता है? कौन प्रारंभ कर सकता है राष्ट्रपति के महाभियोग को? तो राष्ट्रपति के महाभियोग को संसद का कोई भी सदन हो, ठीक है, वहां पर उनके 1/4 जो सदस्य हैं वह मिलकर इसको ला सकते हैं। क्या? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। लेकिन अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले एक नोटिस भेजना होगा प्रेसिडेंट को, हम आपके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। 1/4 सदस्य राजी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत से बिल पास होगा, तब उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लाने का जो मेन कंडीशन होता है वो होता है कि उनका जो आचरण है वह संविधान के अनुकूल नहीं है, या उनके आचरण से किसी को क्षति पहुंच रहा है, ठीक है, या देश हित में नहीं है, तभी लाया जा सकता है, नहीं तो नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है आपका सरसों का तेल। ठीक है, और ये शायद मैंने पहले बता रखा है आपको। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है या स्रावित करता है? तो कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये ओवरी का पार्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है? बिहार की कौन कौन सी वो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में आपको मिल जाएंगे? तो वो है हिंदी, उर्दू और मैथिली। ठीक है, हिंदी, उर्दू और मैथिली, ये सभी भाषाएं आपको 8वीं अनुसूची में दर्ज मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने राज्यपाल के सीमा से मिलते हैं? ये है कितने जिले ऐसे हैं, ठीक है, बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर लगते हुए, ठीक है, आपसे वो पूछा जा रहा है, कितने ऐसे जिले हैं जिनका नेपाल से सीमा मिलता है, ये आपको बताना है। तो कितने ऐसे जिले हैं? तो बिहार के टोटल 7 जिले हैं जिनका बॉर्डर नेपाल से मिलता है। वो कौन कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ठीक है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये याद रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है इसमें से किसका बॉर्डर नेपाल से मिलता है। कौन कौन सा हो गया? पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो टोटल 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? यानी इन चारों में से आपको बताना है कौन सी वो कंपनी है जो जियो में इन्वेस्ट कर रही है। कौन सी कंपनी है वो है फेसबुक। कौन सी कंपनी है? फेसबुक। ये जियो में इन्वेस्ट कर रही है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक इकाई है। और कितना इन्वेस्ट कर रही है? 9.99%, जो होता है लगभग 43,574 करोड़। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे युवा अरबपति कौन बना? दुनिया का दूसरा सबसे युवा अरबपति कौन बना? यह है रितेश अग्रवाल, जो दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति बने हैं। कौन बने हैं? रितेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सैनिटरी उत्पादों को मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है? तो ये मुक्त नहीं होगा, मुफ्त होगा। ठीक है। तो कौन सा देश है जो सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बनेगा? कौन सा है? यह है स्कॉटलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा PM 2.5 कण प्रदूषण डेटा के वैश्विक संकलन के अनुसार 2019 में सबसे प्रदूषित देशों के मामले में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक क्या है प्रदूषण के मामले में, एयर पॉल्यूशन के मामले में? क्या है रैंक? ये है 5वां। ठीक है। IQ एयर द्वारा PM 2.5 कण प्रदूषण डेटा के रिकॉर्ड में भारत का रैंक है 2019 का 5वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाजों में से किसको फरवरी 2020 में कमीशन किया गया है? भारतीय तटरक्षक के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाजों में से फरवरी 2020 में किसको कमीशन किया गया है? किसको किया गया है? यह है ICGS वरद। क्या है नाम इसका? ICGS वरद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई? ये हुई थी भुवनेश्वर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है 2020 में इसका विषय क्या था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का 2020 में विषय क्या था? क्या था? ये था वुमेन एंड साइंस। क्या था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय? वुमेन एंड साइंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सुधाकर चतुर्वेदी वह क्या थे? एक प्रसिद्ध। तो वह एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए एक ऐप जारी किया है? परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किसने ऐसा ऐप लॉन्च किया है। कौन है वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का आयोजन हुआ। आपको बताना है कहाँ हुआ। कहाँ हुआ? ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में विधायकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया? विधायकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किस राज्य में दिया गया? ये आपको बताना है। कौन सा राज्य है वो?
वो राज्य है गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? अनोखा मिर्च महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? ये राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पे अभी मिर्च महोत्सव संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है सरकार ने जम्मू कश्मीर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? बस आपको यही बताना है, कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं अभी जीसी मुर्मू। क्या है नाम इनका? जीसी मुर्मू। और अभी जम्मू कश्मीर चर्चे में इसलिए है क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की गई है। ठीक है। तो ओके गाइस, आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।